सबसे पहली कंडीशन होगी कि पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, तो इन्हें लो ऑक्सीजन वाले एरियाज में रहना पड़ेगा, उसके प्रति इनको अडाप्ट करना होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि सैलिनिटी हाई हो सकती है, ठीक है, कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सैलिनिटी उस एरिया में एग्जिस्ट करेगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, वहाँ पे आपका जो टाइड्स हैं वो उधर दिखेंगी, ठीक है। अब ये वाली कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, इसके अंदर ये क्या फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं ये लेके आते हैं अपने अंदर। तो देखो सबसे पहले इनकी जो है सक्यूलेंट लीव्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। सक्यूलेंट लीव्स, ये वाली लीव्स जो आप देख रहे हो ना, ऐसी मोटी लीव्स जो हैं वो थोड़ी सी पानी सोक करने वाली लीव्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये क्यों ऐसी सोक करने वाली लीव्स जो हैं वो क्यों डेवलप होती हैं, ताकि ये क्या करेंगी, ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखेंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे सलाइन वाटर है, तो ये अपने अंदर जो पानी है वो उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है, जिसको ये यूज कर सकता है। अब संकन स्टोमेटा क्या होता है, संकन स्टोमेटा के देखो यहाँ पे क्या होगा कि विंड्स जो चल रही होंगी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा पता है ना क्या होता है, यस मैम। जो लीव्स के नीचे होता है, यस मैम। हाँ लीव्स के नीचे होता है, यहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, जो इसका लीव्स का जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, वो एक छोटी सी होल टाइप की ओपनिंग होती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये देखो संकन स्टोमेटा है, तो ये स्टोमेटा जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा अंदर को धसा होता है, जो आपका लीफ है ना, ये पूरा जो स्टोमेटा है ये अंदर को थोड़ा सा बैठ जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा कहते हैं। तो ये क्या होगा, मैंग्रोव्स में ये इस टाइप का संकन स्टोमेटा जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पे हाई सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी में इन्हें अडॉप्ट करना है। तो सैलिनिटी में क्या होगा, ये किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, इनके अंदर ऐसे ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप होंगे जो सॉल्ट को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपनी रूट से सॉल्टी जो वाटर था उसको इन्होंने लिया, न्यूट्रिशनल जो इन्हें जैसे भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इन्होंने अब्जॉर्ब किया रूट्स के थ्रू। लेकिन क्या वो सॉल्ट अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, नहीं। तो वो सॉल्ट को क्या करेगा, उसको इवापोरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब वो इवापोरेट करेगा तो यहाँ पे आपके जो है सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप होंगे, कि इसके अंदर का जो सॉल्ट एक्सेस में डेवलप हो गया है ना उसको वो बाहर निकाल दें, ठीक है। तो जैसे कि जैसे ह्यूमंस को भी क्या होता है, स्वेट आता है, तो स्वेट किस लिए आता है, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो पाए। तो नेचर ने हमेशा एक रेगुलेशन जो किसी भी हर उसमें हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ रेगुलेटिंग प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप देख रही हो ये वाइट कलर का जो इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्रिस्टल्स हैं इन लीव्स में, ये आपको इसमें लीव्स में मिलेंगे, और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सॉल्ट जो सिक्रीट करा है इस पत्ते ने वो है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स जो हैं आपको इन लीव्स पर मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स जो हैं ये इवेपोरेट होके यहाँ पे जमा हो गए हैं, और यही क्या है, ये कौन कर रहा है, ये यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो इसको इवेपोरेट करवा रहे हैं सॉल्ट को, ठीक है। तो ये फीचर इसका रहेगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अब इधर जो रूट्स हैं वो कहाँ ग्रो होंगी, पानी में ग्रो होंगी, ठीक है। तो ये पानी में तो जो एयर है, एयर की कमी रहेगी, सांस ये नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूमैटोफोर्स डेवलप होंगे, इस टाइप के रूट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर्स। ये एरियल ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। यूजुअली क्या होता है, मिट्टी में रूट होते हैं, और उस मिट्टी से ही यहाँ पे क्या होता है, ये रूट जो है अपना ऑक्सीजन और हवा लेता है डायरेक्टली, थोड़ी यहाँ से इस एटमॉस्फेयर से आपने देखा है कि रूट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आपका जो है जो एयर है वो ले रहा होगा, ऐसा नहीं होता है ना। एयर वाला जो इसका जो गैस ये लेता है, ठीक है, एयर जो लेता है वो यहाँ पे मिट्टी की जगह ये डायरेक्टली कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक है। तो एरियल ब्रीदिंग रूट्स जो हैं वो आपको इन मैंग्रोव्स में मिलेंगे, ठीक है। चलो उसका डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से होंगे। देखो ये आपको ये इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकले हुए, ये नीचे पानी है, ठीक है, ये पानी है, और पानी के ऊपर इस तरीके से ऐसे नुकीले से जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, और ये हेल्प करेगा इस पूरे प्लांट को, इस मैंग्रोव को पूरा एयर ब्रीदिंग में,
ठीक है, ये देखो ये रियल पिक्चर है, इसके अंदर देखो कि ऐसे खड़े हुए रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इन स्पेसिफिकली इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, तो हमने यस देख मैम। ओके गुड। तो हमने देखा कि सक्यूलेंट लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, संकन स्टोमेटा मतलब थोड़ा सा अंदर, स्टोमेटा जो है थोड़ा अंदर चला जाता है हवा से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। तीसरा फीचर हमने देखा कि जो इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सैलिनिटी में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, एक्सेस सॉल्ट निकालने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से क्रिस्टल्स बन जाते हैं इन लीव्स पे। फिर एरियल ब्रीदिंग रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली हवा से अपना जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, उसको हम कहते हैं विविपैरी, ठीक है। अब देखो विविपैरी क्या होता है, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक ओविपोरस विविपोरस। ओविपेरिस एंड विविपेरिस, ठीक है। तो ओविपेरिस क्या होते हैं, जो एग्स देते हैं, ठीक है, और एग्स क्या होते हैं, जैसे कि इन्होंने एग्स दिए हैं और इनका जो भी यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इनके बेबीज का, वो क्या होगा, आउटर एनवायरनमेंट में होगा, मतलब इसकी बॉडी में डेवलप नहीं हो रहा है। ये क्या करेगा, इसको नेस्टिंग, ये नेस्टिंग करेगा या बाहर अपने आउटर एनवायरनमेंट में जाके ये पूरा रख देगा इसको, एग को, और वहीं पे इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर इंक्यूबेट करेगा और फिर ये डेवलप होगा। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी में कैरी नहीं करते हैं और बाहर जो है उसको इंक्यूबेट करते हैं उस अपने ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। अब जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, कोई भी एनिमल होता है वो क्या करता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग को कहाँ कैरी करता है, अपने बॉडी में कैरी करता है। और जब तक वो पूरा एक बाहर वाले इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने लायक नहीं हो जाता है तब तक वो बॉडी में ही डेवलप करता है, ठीक है। जैसे एलिफेंट जो है उसका पूरा इंक्यूबेशन टाइम कितना रहता है, बॉडी में जो पूरा रहता है उसका 22 मंथ्स रहता है, ठीक है। ऐसे इंसान का भी पता है, ऐसे हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसकी बॉडी में। जब वो अपनी बॉडी में कैरी करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, उसको हम क्या कहते हैं, विविपैरिस, ठीक है, या हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, विविपैरी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन लगेगा कि अच्छा कोई प्लांट कैसे विविपैरिस जो है वो इसको कैरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं, तो वीडियो में थोड़ा समझ आएगा कि ठीक है ये प्रोसेस जो है ये मैंग्रोव्स में किस तरीके से हो रहा है। देखो ये जो है ये रूट्स देख रहे हो, ये मैंग्रोव्स की रूट्स हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ये बड जो है ये डेवलप होगा, ठीक है, ये इसका फ्लावर देखो, ये फ्लावर डेवलप हो रहा है, इस फ्लावर से इसका जो रिप्रोडक्शन है, मतलब एक बड जो है वो इसमें से निकलेगा, ठीक है। अब ये बड आप देख रहे हो, ये बड पूरा ग्रो होगा, मतलब इस प्लांट के स्टेम पे ही ये जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है, अलग से नहीं जाके ये अलग से इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, इसी प्लांट के ऊपर लगे हुए ये जो है ग्रो करेगा, ठीक है। अब देखो ये रूट्स जो हैं ये किस तरीके से आपके जो है ये लंबे से रूट्स, नुकीले रूट्स जो हैं इससे निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने इकोलॉजिकली अपने आप को अडेप्ट किया है ताकि ये जो है यहाँ पे जर्मिनेट कर पाए, ठीक है। अब देखो ये पूरा लंबा सा रूट जो है ये डेवलप करेगा मैंग्रोव का, ओके। अब फाइनली क्या होगा कि ये जब बहुत हैवी हो जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से टूट के क्या होगा, इस पानी में आ जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हो ये पानी में आएगा। अब पानी में ये, क्योंकि देखो ये नुकीला सा डेवलप हुआ है, पॉइंटेड है, तो ये जब नीचे पानी में जाएगा तो क्या होगा, आराम से ये एम्बेड हो जाएगा इसमें, जमीन में, ठीक है, ये देखो एम्बेड हो गया ये, और यहाँ से जो नया प्लांट है वो निकल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मैंग्रोव्स हैं ये नुकीला सा इसका आप देख रहे हो ना, ये इसी पर्पज से है। तो यहाँ से क्या होगा, जहाँ से इसने एम्बेड किया है वहीं से ये जो प्लांट है वो ग्रो होना चालू कर देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विविपैरी, क्योंकि ये इसके प्लांट के ऊपर ही ग्रो करता है जब तक वो एकदम पानी में जाने लायक नहीं हो जाता है, ठीक है। ओके, तो विविपैरी हमने देख लिया। अगला फीचर इसका है, यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है। स्टिल्ट रूट मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम से खड़े हुए रूट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है, एकदम इंटायरली अंदर नहीं, थोड़े से इसके ऊपर थोड़े उठे हुए रूट्स आपको मिलेंगे। अब स्टिल्ट रूट क्या होते हैं, ये देखो ये इस टाइप के जो रूट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रूट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मतलब थोड़े से खड़े हुए हैं, जैसे कि लकड़ी की जो आपकी स्टूल होता है, स्टूल की चार टांगे होती हैं,
तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, इसके भी इस टाइप के पेयर टाइप के जो रूट्स हैं वो होते हैं, और इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे इससे मिलती है। ओके, एक और यहाँ पे फीचर मिलता है किसी किसी मैंग्रोव में, वो है बटरस रूट। तो बटरस रूट क्या होते हैं? बटरस रूट होते हैं कि भाई ये आपका जो प्लांट है, ये नीचे जाके क्या होगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है इसके रूट्स जो हैं, और ये जो पूरा, ये जो बटरस रूट्स होते हैं, ठीक है, एकदम चौड़े रूट्स जो होते हैं, इस पूरे प्लांट को, इसकी पूरी स्टेम को ये क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बटरस रूट। अब देखो प्रॉप रूट क्या होते हैं? प्रॉप मतलब कि कुछ किसी से निकलना, एकदम से प्रॉप आउट होना। तो आप ये देख रहे हो ना कि ये पूरा जो प्रॉप हो रहा है, ठीक है, इस टाइप के रूट्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। एक और होते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होते हैं? कई बार आप नोटिस करना कि कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट में क्या होता है, उसका स्टेम होता है। अब स्टेम में कई बार उसके ऊपर कलियां ग्रो करने लगती हैं। कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर कलियां ग्रो होने लगती हैं, ऐसे करके बर्ड्स निकलने लगते हैं, है ना? यस यस मैम। मैम। मैम वो चना जो होता है उस पे ऐसे ही बर्ड्स निकलने लगते हैं थोड़े दिन बिल्कुल, पानी में रखने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन बर्ड्स को क्या कहते हैं हम? एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है नॉर्मली और पौधों में भी मिलेंगे, लेकिन आपको मैंग्रोव्स वाले पौधों में भी ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैंग्रोव्स में अगर कभी फीचर्स जो है वो पूछा, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर पाओ कि ठीक है, ये जो है ये इसका फीचर है और ये इसका नहीं फीचर है। ठीक है, ओके। तो देखो स्टिल्ट रूट्स हमने पढ़ लिया, और बटरस रूट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत वाइडर जो है रूट्स होते हैं, जो कि इस पूरे स्टेम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव्स में जो पेड़ हमने देखे, जो 8 मीटर से 20 मीटर के पेड़ होंगे यहाँ पे, उनके पास जो है नीचे जो सपोर्ट के लिए होंगे वो बटरस रूट्स जो हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब चलो हमने फीचर्स इसके देख लिए, अब हम देखते हैं कि मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ इंडिया में मिलते हैं। तो देखो मैंग्रोव्स जो हैं, इन साइज मैंग्रोव्स रेंज फ्रॉम बुशी स्टैंड्स ऑफ द ड्वार्फ मैंग्रोव्स फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ। तो कच्छ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे वो सर क्रीक पाया जाता है, वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, टू टॉलर स्टैंड्स फाउंड इन द सुंदरबंस। ठीक है, तो देखो जो छोटे वाले मैंग्रोव्स होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएंगे। लेकिन जो थोड़े से टॉलर आपको जो थोड़े से टॉलर आपको जो मैंग्रोव्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? सुंदरबंस में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिल्टेशन ज़्यादा है और उसको जो ग्रोथ को सपोर्ट भी कर सकता है अगर उसमें मडी वाला एरिया होगा तो। ठीक है, इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स द स्मॉल टाइडल एस्चुअरीज में हमने देखा कि वहाँ पे मैंग्रोव्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के पास जो है एस्चुअरीज प्रेजेंट होंगी, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे? मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सुंदरबन वाले मैंग्रोव्स के बारे में हम देखते हैं कि इनके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो सुंदरबन हैज रिसीव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी मैंग्रोव ट्री। तो वहां पे एक स्पेसिफिकली ट्री पाया जाता है जिसका नाम ही सुंदरी मैंग्रोव ट्री है, उसी से सुंदरबंस का जो नाम जो है वो वहां पे पड़ा है। ठीक है, the mangroves of the Sundarbans are the largest single block of the tidal helophatic mangroves of the world। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्पेशल टाइप के जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव ऑफ सुंदरबन, ये लार्जेस्ट टाइप के जो हैं, ये टाइडल हेलोफाइटिक मतलब जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, सलाइन वाटर में ग्रो कर रहे हैं, और दुनिया में ये सबसे लार्जेस्ट टाइप के जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा स्प्रेड ओवर इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो ये पूरे बे ऑफ बंगाल वाले साइड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडिया में भी एग्जिस्ट करेगा, बांग्लादेश में भी एग्जिस्ट करेगा। इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर। ठीक है, तो इसकी स्पेशलिटी आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे ये इकलौता दुनिया में ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसके अंदर टाइगर्स रहते हैं। ठीक है, और कितने टाइगर्स जो हैं वो यहाँ पे सपोर्ट करता है? तो सुंदरबन सपोर्ट्स 400 प्लस टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें से 88 टाइगर्स कौन से हैं? इंडियन वाले पार्ट में है, और दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2018। ओके, सो मेजर आपको एनिमल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पे? देखो, एक तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिल जाएगा,
ठीक है। दूसरा आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिल जाएगा, एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये लीस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है। रिवर टेरापिन मिलेगी। फिर ऑलिव रिली टर्टल जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वल्नरेबल हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हॉक्सबिल टर्टल मिलेगा, मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पीशीज याद रखना, स्पीशीज कई बारी पूछते हैं कि कौन से एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। नाउ इको जोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइडल इफेक्ट। तो टाइडल इफेक्ट पे ये काफी जो इनकी जोग्राफी है वो यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। द टाइडल एक्शन डिपॉजिट सिल्ट back on the channels, raising the bed and forming new islands and the creeks। क्या होता है कि ये जो टाइड्स आते हैं कंटिन्यूस, तो ये क्या करते हैं, एक टाइप की वेव्स ही होती हैं। ये वेव्स क्या करेंगे, इस सिल्टेशन को दोबारा से पीछे ले जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे दोबारा से जो ये क्रीक्स और आइलैंड्स हैं वो दोबारा से बनते रहते हैं, क्योंकि ये पानी क्या करेगा, हमेशा मूव करता रहता है। तो हो सकता है कि यहाँ की जो रेत है या फिर यहाँ की जो मड है वो यहाँ से ले जाके कहीं और पे डिपॉजिट करा दे और न्यू आइलैंड वहाँ पे फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो टाइडल एक्शन का यहाँ पे काफी रोल होता है, नए नए इकोसिस्टम यहाँ पे बनते रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। मैंग्रोव एरियाज आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल यूज। तो ये देखो इसके लिए थ्रेट है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो मैंग्रोव्स हैं उनको काफी क्लियर करा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मैंग्रोव्स के लिए। अब बंगाल टाइगर्स जो हैं सबसे बड़ा उनके लिए थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये यूएन रिपोर्ट में आया था कि जो 70% ऑफ द लैंड इन द सुंदरबन इज जस्ट अ फ्यू फीट अबव द सी लेवल, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मैंग्रोव्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ये पूरा हैबिटेट जो है वो टाइगर्स का थ्रेटन हो जाएगा, ठीक है। सो 2010 में एक स्टडी होती है, किसके द्वारा होती है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे सी लेवल राइज 11 इंचेस हो जाता है तो ये क्या करेगा, सुंदरबन के जो टाइगर्स हैं उनको 96% उनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये याद रखना कि अगर कभी कुछ क्लाइमेट चेंज का आपको पूछता है कि भाई उसका असर क्या होगा, तो यू कैन स्पेसिफिकली राइट कि सुंदरबन जो है वो बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हो जाएंगे। इवन 11 इंचेस का भी जो चेंज है वो यहाँ से जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको 96% खत्म कर सकता है, ठीक है। फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। राइजिंग सी लेवल जो है वो जब यहाँ पे समुद्र के पास में जब इसका लेवल बढ़ने लगेगा और ये रहने लायक नहीं रहेगा टाइगर्स के लिए, तो ये टाइगर्स कहाँ आएंगे, ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और फिर इवेंचुअली उनको किल करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों की लाइफ जो है वो थ्रेटेंड होगी, ठीक है। नाउ अदर मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द ईस्ट कोस्ट। तो अभी वेस्ट कोस्ट की ये ईस्ट कोस्ट में अब और कौन से जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो यहाँ पे उड़ीसा और ये सब वाले एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, वो कहाँ पे आपको मिलते हैं, देखो एक तो आपको भीतरकनिका वाले साइड पे मिलते हैं उड़ीसा में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। हार्बर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द टिपिकल मैंग्रोव स्पीशीज एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो याद रखना भीतरकनिका में भी आपको सुंदरबंस के अलावा भीतरकनिका में भी आपको मैंग्रोव्स जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। नाउ मैंग्रोव स्वैम्स अकर इन द प्रोफ्यूजन इन द इंटरटाइडल मड फ्लैट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रीक्स गोदावरी कृष्णा एंड द डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जो ये क्रीक्स अभी हमने देखा था, क्रीक्स बन जाती हैं ये, ठीक है, जहाँ सिल्टेशन हो रहा है, मडी फ्लैट्स जो बन रहे हैं, ओके। तो कृष्णा गोदावरी और आंध्र प्रदेश जो कृष्णा गोदावरी का जो ये मड फ्लैट बनेगा, जो ये डेल्टा बनेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी मैंग्रोव्स की ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर अंदर ये होगी, जहाँ अंदर अंदर पानी है ना मड्स के बीच में, इन गलियों के बीच में, उसमें आपको ये मैंग्रोव्स जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जैसे मैंग्रोव्स ऑफ द पिच्चवरम एंड वेदरण्यम are degraded mainly due to the construction of the aquaculture ponds and the salt pans। तो salt pans हम generally बना देते हैं salt को generate करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये मैंग्रोव्स हैं आंध्र प्रदेश में खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है।
ओके, अब हम मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर देखें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो, गल्फ ऑफ कच्छ में आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, फिर गल्फ ऑफ खम्बत में आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में स्पेसिफिकली आपको जो मैंग्रोव्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसकी क्वांटिटी मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी? सुंदरबंस में मिलेगी। फिर इसी एरिया में आपको भीतरकनिका महानदी डेल्टा में मिलेगी, ठीक है। गोदावरी कृष्णा वाले डेल्टा में मिलेगी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो इसी साइड पे आपको गोदावरी रिवर के किनारे मिलेगा, ठीक है। फिर पिच्चवर्णम जो है यहाँ पे, और ये आपका जो है इस वाले एरिया में मैंग्रोव्स उसके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला एरिया देखो, अंडमान निकोबार, इधर भी आपको मैंग्रोव्स जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मैंग्रोव्स का सब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि इनका रूट्स किस तरीके से ऐसे हवा में थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ओके। सो अब वेस्ट कोस्ट में देखते हैं, गुजरात वाले कोस्ट में जो आपका कच्छ वाला रीजन है, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरीके से वेरी करते हैं। सो ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया द मैंग्रोव्स मोस्टली द shrubby and the degraded occur along the intertidal region of estuaries and creeks। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका वाले साइड पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा क्रीक एरिया है, ठीक है, सर क्रीक वाला एरिया है, ये बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये मड फ्लैट है पूरा, ठीक है। और बीच में ही यहाँ से इसकी बाउंड्री जो है वो जाती है। हालांकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, लेकिन ये जो है पूरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें इकोलॉजिकली देखना है कि यहाँ पे मैंग्रोव जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके, द मैंग्रोव वेजिटेशन इन दी कोस्टल जोन ऑफ केरला इज वेरी स्पार्स एंड थिन। तो केरला में भी देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा जो वाइड विड्थ जो है उसकी उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत ही पतला डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिखता है, बहुत थिन डिस्ट्रीब्यूशन केरला में है। गुजरात में आपको एक तो ये कोरी क्रीक रीजन, ठीक है, और दूसरा आपका गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिलेगा, ठीक है। Now there are shrubby types, they are of shrubby type with the stunted growth forming narrow discontinuous patches on the soft clayey mud, ठीक है। तो उतने कंटिन्यूस नहीं है जिस तरीके से सुंदरबंस में मिलते हैं या फिर आपको भीतरकनिका में मिलते हैं। ये इस वाले एरिया में थोड़े से डिसकंटिन्यूड पैचेस जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कंटिन्यूटी में कहाँ पे मिलते हैं, तो आप कहोगे कि ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा कंटिन्यूटी है मैंग्रोव्स की रेदर देन वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो खरई कैमल्स देखते हैं, क्योंकि हम ये वाले मैंग्रोव्स वाले एरिया देख रहे हैं। तो खरई कैमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के स्विमिंग कैमल्स होते हैं, ठीक है। ये पानी में तैर सकते हैं और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज थी। और जिसकी वजह से ये किस वजह से यहाँ पे इंडेंजर्ड हुई, क्योंकि मैंग्रोव्स जो हैं ये मेजरली आपको कच्छ वाले गुजरात वाले रीजन में मिलते हैं। उनका जब डिस्ट्रक्शन हुआ तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई, ठीक है। Now, since 2015, the Kharai camels are getting protection similar to the endangered species. Kharai camel are dependent on the mangroves, ठीक है। तो सुंदरबन वाले मैंग्रोव्स पे कौन डिपेंडेंट था? जो बंगाल टाइगर है वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे कच्छ वाले साइड में जो मैंग्रोव्स हैं वहाँ पे कौन डिपेंडेंट है? ये खरई कैमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके फूड के लिए डिपेंडेंट है फॉर 8 months ऑफ द ईयर। 8 महीने, एक साल में 8 महीने जो है ये अपने फूड के लिए यहाँ पे इस मैंग्रोव पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग मानसून दे स्विम इन द मैंग्रोव आइलैंड्स इन द होर्ड्स। होर्ड्स मतलब यहाँ पे इनके ग्रुप को बोलते हैं होर्ड्स। तो ये पूरा क्या करते हैं, ये आप होर्ड देख रहे हो इनका, ये यहाँ पे स्विम करते हैं, ठीक है, मजे करने जाते हैं मानसून में अपना। अब खरई कैमल्स जो हैं वो आप इनको क्या करते हो, इनको एक कम्युनिटी इनसे रिलेटेड होती है जो इनकी लाइवलीहुड है, क्योंकि एक कैटल है, ठीक है। तो एज अ कैटल इनको पाला जाता है। तो कौन सी कम्युनिटी जो है वो इनको पालती है? एक तो यहाँ पे जाट और राबड़ी कम्युनिटी जो है कच्छ रीजन की, ठीक है, वो इनको खरई कैमल्स को पालती है, ठीक है। समझ आया सबको इधर तक? यस मैम। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज यूनिक अबाउट खरई कैमल? 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 kilometers इन द सी वाटर। इट सर्वाइव्स बाय द ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। थर्ड है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड।
बताओ इसका आंसर। गेस समथिंग। मैम थर्ड गलत है, 1 एंड 2। मैम 1 एंड 2, थर्ड नहीं लग रहा। बिल्कुल थर्ड तो गलत होगा ना। इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड। अगर कैटल है, कोई कैमल है, तो कैमल क्या होता है, वो तो डोमेस्टिकेट कर सकते हैं उसको। तो खरे कैमल अगर नहीं भी सुना होगा और कैमल से हमें गेस करना है, तो अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो थर्ड तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, 1 3 भी बिल्कुल नहीं होगा, डी भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें 3 किलोमीटर ये तैर सकते हैं ये भी नहीं पता है तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो मलधारी ऑफ द कच्छ रीजन हैव डेवलप्ड द टॉलरेंट ब्रीड ऑफ लाइफ स्टॉक, जैसे कि कंक्रेज, बन्नी बफलो और खरई कैमल। ठीक है, तो याद रखना कि बन्नी कैमल के खरई कैमल के अलावा यहाँ पे बन्नी बफलो पाई जाती है, कंक्रेज पाई जाती है, और ये मलधारी जो बहुत ही फेमस गिर फॉरेस्ट में गिर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। ठीक है, और ये ऐसी कम्युनिटी है जो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, और ये जो है अपने कैटल ब्रीडर्स होते हैं। कैटल का ये लाइफ स्टॉक जो है इनका लाइवलीहुड होता है, कैटल को ये देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना मलधारी ट्राइब के बारे में ये पढ़ लेना। कच्छ रीजन में ये कभी कभार क्या हो सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है। मलधारी को यहाँ पे मैच कर दिया किसे, तमिलनाडु से कर दिया। तो याद रखना कच्छ रीजन के आसपास, गिर फॉरेस्ट के आसपास ये मलधारी जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो हम यहाँ पे मैंग्रोव का कवर देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलता है। मैंने 2021 वाली रिपोर्ट जो है वो पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने अपडेट नहीं किया है। तो लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो मैंग्रोव का एरिया जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि मैंग्रोव एरिया कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपको जो मैंग्रोव वाला एरिया मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लॉजिकली वेस्ट बंगाल में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ पे मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस याद रखना कि वेस्ट बंगाल में आपको एरिया स्क्वायर के हिसाब से वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाएंगे। उसके बाद आपको कहाँ मिल रहे हैं, गुजरात में मिल रहे हैं। ठीक है, गुजरात के बाद आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार में मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेनलैंड इंडिया में जो है ये 2 स्टेट्स जो हैं ये टॉप नंबर पे हैं, अंडमान निकोबार में मिलेंगे। अंडमान निकोबार के बाद आपको आंध्र प्रदेश में मिल रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद आपको महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ये बंगाल और गुजरात दोनों ऑपोजिट कोस्ट जो है वहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट सॉरी ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ यहीं पे जो है अगर कभी याद नहीं आता है दिमाग में तो इतना इतना लॉजिक लगाना कि ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं मेजॉरिटी इनकी कहाँ पे पाई जाती है, ईस्टर्न वाले साइड पे पाई जाती है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखना। ओके, तो देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है इनसे। ओके, फिर आपका फिर आपका क्या है, गुजरात है। ठीक है, सॉरी ये आपका वेस्ट बंगाल आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा था, गुजरात था। गुजरात के बाद अंडमान निकोबार था। ठीक है, अंडमान निकोबार और जो ये है अंडमान निकोबार और गुजरात जो है दोनों में मॉडरेटली डेंस मैंग्रोव जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंडमान और गुजरात में अंतर क्या है कि यहाँ पे वेरी डेंस मैंग्रोव जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में देखें तो सबसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में कहाँ पे पाए जा रहे हैं, अंडमान में पाए जा रहे हैं। ओके, अब देखो ग्लोबली किस तरीके से यहाँ पे मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे कोस्टल एरियाज होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना कि ये इसी बेल्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ही मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा ऊपर जो है ये नहीं पाए जा रहे हैं। तो अगर हमें टेम्परेट में कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ये मैंग्रोव्स जो हैं ये टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, या फिर ये कभी यूके या फिर यूएसए की बात करने लगते हैं, तो उन एरियाज में आपको वो जो पॉइंट है उसको उस टाइम एलिमिनेट कर देना है, ये सोच के कि ये सिर्फ इसी लैटिट्यूड में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, so the mangroves are mostly distributed over 123 countries in the tropical and the subtropical regions only. The total mangrove cover in the world is 15 million hectare, which is 1% of the tropical forest of the world. ठीक है, तो 1% 1% जो है ये पूरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जितने भी वर्ल्ड में है उसका 1%
शेयर ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इंडिया का मैंग्रोव एरिया कितना है यहाँ पे, अराउंड 5000, ठीक है, अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और विच इज 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिक एरिया, ठीक है। टोटल जोग्राफिक एरिया के टर्म्स में कितना कवर करता है, 0.15% ये इंडिया का एरिया कवर करता है, ठीक है। एशिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव, तो एशिया वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स जो हैं वो एशियन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव कवर इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया कौन सा वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। और साउथ एशिया वाला कौन सा रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, इसके अंदर आपको 40% का मैंग्रोव कवर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एशिया वाले रीजन के बाद आपको कौन सा रीजन आता है यहाँ पे, साउथ अमेरिका वाला रीजन आता है, ठीक है, एंड नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका कौन सा, ये वाला जो आपका है, ठीक है, पनामा वाला रीजन और ये मेक्सिको वाला रीजन, ठीक है। ये वाले एरिया में आपको भी मैंग्रोव्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ओके ओके। व्हाई आर मैंग्रोव्स नॉट फाउंड बियॉन्ड द सब ट्रॉपिक्स, अभी सब ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड हमें क्यों नहीं मिलते हैं। So mangroves are confined to the tropics and the subtropics, occurring mainly in the intertidal regions between latitude 24° north से 38° south तक. This is because the mangroves vegetation retains a complex salt filtering system. हमने देखा कि इसके अंदर salt secreting glands होते हैं that facilitates high water loss at root level itself to cope up with the brackish conditions, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो आपका इस इनमें होता है, ठीक है। अब उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो आपकी सबसे बेस्ट इस वाले रीजन में ही डेवलप हो पाती है, ठीक है। एट दैट फैसिलिटेट्स द हाई वाटर लॉस एट द रूट लेवल इटसेल्फ टू कोप अप। अब देखो, अगर आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे, टेम्परेट लैटिट्यूड में जाओगे, तो क्या वहां पे इवेपोरेशन रेट इतना ज्यादा होगा, ठंडे होने की वजह से इवेपोरेशन रेट उतना ज्यादा नहीं होगा ना, तो थोड़ी सी गर्मी चाहिए होगी कुछ भी इवेपोरेट करने के लिए। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखो मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रिच रहेगी। कभी भी हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करना होता है और हमें कभी अरेंज करने के लिए पूछता है कि अच्छा बताओ कि ओशन की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच रहेगी या यहाँ फिर ग्रासलैंड की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच रहेगी या मैंग्रोव की रिच रहेगी। तो उसको उस लॉजिक से सोचना कि जहाँ पर भी इकोटोन बन गया, अब इकोटोन वाला एरिया देखना कि कहाँ पे, क्या ग्रासलैंड इकोटोन वाला एरिया है या फिर मैंग्रोव जो है वो इकोटोन वाला एरिया है, क्योंकि एस्चुअरीज और डेल्टा वाले रीजन में पाया जाएगा। तो जहाँ पे भी इकोटोन आपको मिल गया वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एच स्पीशीज की वजह से, ठीक है। और जहाँ भी मोनोटोनस कंडीशंस प्रोड्यूस होगी, बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मैंग्रोव्स आपके क्या हैं, इकोटोन में लाए करते हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। So mangroves have a complex root system which is very efficient in dissipating the sea wave energy. तो साइक्लोन से बचाते हैं, ठीक है। जो इनके रूट्स होते हैं वो सारा जो एनर्जी होता है, जो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे टाइडल वेव्स आ रही हैं, सी वेव्स आ रही हैं, उनको यहाँ पे उनकी मैकेनिकल एनर्जी जो है अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरा कोस्टल एरिया बचा हुआ रहता है, ओके। मैंग्रोव स्लो डाउन द वाटर फ्लो एंड एक्ट एज अ जोन ऑफ लैंड एक्रेशन बाय एनहांसिंग द सेडिमेंट डिपोजिशन। तो एक तरीके से क्या होगा, हमने देखा था कि एस्चुअरीज जो हैं जहाँ पे भी बनती हैं, तो वहाँ पे अगर मैंग्रोव्स ग्रो कर रहे हैं तो ये फिल्टर, इनकी जो रूट्स हैं वो फिल्टर का काम करते हैं, और जो फिल्टर का काम करते हैं तो ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आगे जा नहीं पाते हैं और ये ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होके यहाँ पे क्या बन जाता है,
स्वाम्पी एरिया बन जाता है, ठीक है। तो मड यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा और ये पूरा डेल्टा टाइप का रीजन जो है वो इस एरिया में बन जाता है। दे मॉडरेट द मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स, वही बातें हैं कि भाई जो टाइडल फ्लड्स हैं उनको ये कम करता है और राइपेरियन बफर की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। राइपेरियन बफर की जैसे ये जो रिवर है ये रिवर को बचाएगा, उस एक बफर टाइप का एक्ट करेगा। ये जो यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, जिस जो डेल्टा जो यहाँ पे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो एक तरीके का ये बीच बफर बनेगा बिटवीन दी ओशन एंड द रिवर, ठीक है। फिर मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी पेड़ पौधा होगा तो वो कार्बन सिंक कहलाएगा। दे enhance the natural recycling of the nutrients, they provide safe and favorable environment for the breeding, spawning, rearing of the several species। तो यहाँ पे वही नॉर्मल एक्टिविटी होगी, इकोसिस्टम डेवलप होगा कि भाई यहाँ पे फिशेस वगैरह और पूरा इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हनी कलेक्शन करती हैं, ठीक है, और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ से दवाई लेना, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं ये, वो सब कलेक्शन वाला काम करती हैं, ठीक है। फिशेस को जो है यहाँ पे पकड़ा जाता है। तो मतलब वही जो आपकी कोस्टल एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैंग्रोव वाले एरिया में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी देखी जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो इन चारों में से ऑप्शंस में से अरेंज करने की कोशिश करो कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी समझ गए ना कि क्या होती है। बायोम के पर्सपेक्टिव में, बायोमास के पर्सपेक्टिव में आप बताओ कहाँ पे कम सबसे पेड़ पौधे होंगे, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगी? मैम सी मैनग्रोव्स, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशंस। ओके वेरी गुड। देखो पहला तो एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि यहाँ पे मोनोटोनस कंडीशंस होंगी, ओशन जो है वो एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग। हाँ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती ना ओशन में, यस मैम। है ना, क्योंकि यहाँ पे मोनोटोनस कंडीशंस होंगी। तो ये दोनों हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब देखो दो ऑप्शंस में हमें दिख रहा है मैंग्रोव दिख रहा है और एक दूसरे में भी मैंग्रोव दिख रहा है। तो अब हम इनके सेकंड ऑप्शन पे गए, तो सेकंड ऑप्शन में देखो ग्रासलैंड में ज़्यादा होगा या फिर ओशन में ज़्यादा होगा? मैम ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक सा इन्वायरमेंट उसको सोच के मत ऐसे सोचना कि भाई ओशन में ज़्यादा प्रजातियां रहती हैं तो ये ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ग्रासलैंड्स में ज़्यादा होगी क्योंकि ओशंस क्या है, ओशन में बहुत सारे एरिया जो है डीप वाटर जो है खाली है, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पे थर्मोक्लाइन नीचे शुरू हो जाता है। जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वो लिटोरल वाले एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, या फिर ऊपर को तैर रही होंगी स्पीशीज, ज़्यादा गहरे पानी में स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ओशन में भी उतनी आपको जो है प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी जितनी ग्रासलैंड में मिलेगी। ग्रासलैंड स्पेसिफिकली क्या है, इकोटोन एरिया है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इकोटोन वाले एरियाज कौन से हमारे उसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, आई गेस इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप प्रोडक्टिविटी कम बढ़ कर लोगे, ठीक है। फिर लेक्स जो है, लेक्स में थोड़ा बहुत आपका प्रोडक्टिविटी पाई जाएगी क्योंकि लेक्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है वो आपका जाता है, तो एल्गी भी आप उसमें काउंट कर लेते हो, है ना। तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ओशंस में आपका हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर जो हम प्लास्टिक वेस्ट वगैरह डालते हैं या जो केमिकल वेस्ट डालते हैं लेटर एरियाज में, जब बहुत ही पोल्यूशन हो जाएगा तब आप कह सकते हो कि ठीक है ओशन जो है उसमें यूट्रोफिकेशन वगैरह हो गया, लेकिन फिलहाल तो ओशंस जो हैं वो अभी उतने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है उनमें, ठीक है। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ का होगा, ओशंस का होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे याद रखना। ओके, सो प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है कि उस पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मान लो कि आपने 1 साल ले लिया यहाँ पे, 1 ईयर में इतना उस एरिया में कितनी प्रजातियां ग्रो कर रही हैं, ठीक है। सो ये होती है प्रोडक्टिविटी। तो ये ऑब्वियसली इकोटोन्स में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द कोरल रीफ्स, ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। दे आर एक्सेप्शन एज दे हैव productivity comparable to the wetlands because of the rich diversity of the primary producers, ठीक है। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर सकते हैं। बीच में दे दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स जो हैं वो थोड़ा सा आपको लिटोरल जोन में मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी धूप ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे कोरल रीफ्स मिलेंगे। तो इन एरियाज में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा होंगे, तो
प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट हमें याद रखने हैं। सो ग्रासलैंड्स आर नॉट ट्रांजिशनल एट ऑल द टाइम, जैसे कि स्टेपी, सवाना। अगर कहीं पे भी वो बहुत ही ज़्यादा एरियाज में ग्रासलैंड्स एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि स्टेपी और सवाना, उस केस में ये एक प्रॉपर बायोम बन जाता है, ठीक है। और ये क्या नहीं होता है, ये ट्रांजिशन जोन नहीं होता है, इकोटोन ये नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इसको एकदम ब्लैंकली नहीं लेना है कि भाई ग्रासलैंड आ गया तो ग्रासलैंड जो है वो हर जगह ही क्या होगा, इकोटोन वाला काम करेगा। कहीं कहीं जगह ये जहाँ एक्सपेंसिव फॉर्म में, बड़े फॉर्म में एरिया को कवर कर रहा होगा, वहाँ पे ये एक प्रॉपर अपना इकोसिस्टम बनाएगा और इकोटोन नहीं बनाएगा, ठीक है, अलग ही इकोसिस्टम बन जाएगा वहाँ पे। ओके, सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्टिविटी विल बी, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स में आपको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मिलेगी, फिर आपको ग्रासलैंड्स, एस्चुअरीज। अगर यहाँ पे ग्रासलैंड की जगह एस्चुअरीज होता तो भी आप यहाँ पे इसको ले सकते थे, ठीक है। नाउ ओशंस आर वेरी डीप एंड हेंस प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड, और सरफेस वाटर इन ओशंस इज वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। नीचे ठंडे पानी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ कोने में होंगे, शोर लाइन के पास में। ओके, सो न्यूट्रिएंट रिच। अब मैं अगर यहाँ पे एफोटिक जोन जो बोलूंगी तब आपको समझ आ जाएगा। एफोटिक का मतलब होता है यूफोटिक, ठीक है, तो यूफोटिक समझ आ जाएगा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ठीक है। सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स आर फार अपार्ट एंड हेंस द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एक्सेप्ट द रीजन्स वेयर देयर इज अ अपवेलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच। तो अगर कहीं पे भी क्या हो रहा है, कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपवेलिंग हो रही होगी, ठीक है। तो अगर अपवेलिंग कहीं देखी जाती है तो वो एरिया में भी आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो केस बाय केस हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद हमें इसको आंसर करना है, ठीक है। ओके, सो लेक्स जस्ट लाइक ओशन हैव लो प्रोडक्टिविटी, but due to some plants in the photic zone lakes have productivity slighter greater than the oceans, ठीक है। तो फोटिक जोन इनमें ये प्लांट्स जो हैं फोटिक जोन, इस पे धूप की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उस वजह से जो है प्लांट्स भी अवेलेबल ज़्यादा होंगे। और ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको बताया कि लेक्स जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू दी पोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास होंगे ज़्यादातर। तो लेक्स और ओशंस में पोल्यूटेड ज़्यादा लेक्स रहेंगे, उस वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बात करते हैं, अगर लैंड सिस्टम देखते हैं, टेरेस्ट्रियल सिस्टम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रहते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। फिर कोई सीजनल, ये तो एवरग्रीन हो गए, एवरग्रीन में याद रखना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, सबसे ज़्यादा पौधे होंगे। दूसरा आपका सीजनल रेन फॉरेस्ट है, वो थोड़ा सेकेंड नंबर पे आएंगे। फिर टेम्परेट वाले रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, रेन फॉरेस्ट लेकिन टेम्परेट रीजन वाले। फिर टेम्परेट के सीजनल वाले आ जाएंगे। फिर कौन से होंगे, बोरियल फॉरेस्ट आ जाएंगे। बोरियल फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, टाइगा में या टुंड्रा में? टाइगा। टाइगा में नहीं मिलते हैं। हाँ, टाइगा कोई भी पेड़ आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर मॉसेस एंड लाइकेंस। फिर आता है सवाना, ओके, सबसे ज़्यादा कम। देखो, और टुंड्रा में तो बिल्कुल आपको बायोमास बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत नीचे आएगा। अब टुंड्रा से भी कम जो आपको डेजर्ट में बायोमास है वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें से भी एक्सट्रीम डेजर्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो याद रखना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होगी। अब हम एक्वाटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो एक्वाटिक सिस्टम में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे पाई जाएगी, तो स्वैम्स एंड मार्शेस, ठीक है। जो मडी जो फ्लैट्स होंगे वो उधर आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सेकेंड नंबर पे कौन से आएंगे, कोरल रीफ्स आएंगे, फिर सॉल्ट मार्श आएंगे, अपवेलिंग जोन आएगी, ठीक है। और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, अपवेलिंग जोन और लेक एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो स्वैम्प और मार्शेस में याद रखना, और कोरल याद रखना कि भाई इनमें जो है ये सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो पाई जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो थ्रेड्स जो हैं ऑब्वियसली आप समझ गए हो कि थ्रेड्स, इसके लिए जो एग्रीकल्चर आप करते हो यहाँ पे उस वो सबसे बड़ा थ्रेड रहेगा, ठीक है। और सबका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, वहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो जनरल पॉइंट्स हैं कि भाई फूड चेन यहाँ पे इफेक्ट होने लगेगी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे आने लगे तो यूट्रोफिकेशन होने लगेगा, ठीक है, जो कि सराउंडिंग को यहाँ पे हार्म करेगा, ऑक्सीजन लेवल कम कर देगा, ओके।
और कोस्टल डेवलपमेंट जो आप करते हो, कोस्ट के किनारे जो आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, और जो ये लकड़ियाँ जो है इनको काटते हो, ठीक है, मतलब लंबरिंग, मतलब जो यहाँ पे लकड़ियों का जो व्यापार होता है लकड़ी काट के, वो लंबरिंग वाला जो इंडस्ट्री है अगर इस पे डिपेंडेंट है, मैंग्रोव्स को काट रहे हैं हम, वुड, इनका जो वुड है वो काट रहे हैं, तो पूरा ऑब्वियसली जो ये मैंग्रोव्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हैबिटेट लॉस होगा, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि सी लेवल राइज होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो पहले तो मैंग्रोव अब्जॉर्ब कर रहे थे फ्लड्स को, लेकिन जब यहाँ पे मैंग्रोव्स हटा दिए जाएंगे तो पूरे बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, फ्लड्स आने लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे डैमेज जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, स्पीशीज जो है वो डाइवर्सिटी कम होने लगेगी, सबका एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो आई गेस ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, ये मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगी तो इसको देख लेना अपने आप, ठीक है। ओके, अब अगर हम इसको काटते हैं एक बारी और फिर इसको रीप्लांट करते हैं, तो रीप्लांटेशन ये हमने अभी देखा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसमें सक्सेसफुल नहीं रहता है, ठीक है। अगर रीप्लांट आप करते हो तो उस हिसाब से ये जो फॉरेस्ट नहीं ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो मैंग्रोव्स आर नॉट स्पीशीज रिच, स्पेशली इन कंपैरिजन विद द tropical forest, and in the areas where replanting is attempted, it is often done with the seeds of one species rather than mixing of species. अगर मैंने यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट को हटा दिया, ठीक है, तो क्या मैं उसी हिसाब से इसको प्लांट कर पाऊंगी, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सीड्स को डिस्पर्स कर दूंगी बिना दिमाग लगाए कि भाई यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही समय का इवोल्यूशन उसमें हुआ है, तब उन लोगों ने को एग्जिस्ट करा है आपस में, ठीक है। तो स्पीशीज आपस में को एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो एकदम से खत्म हो जाएगी, तो उसको रीप्लांट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। सो एन IPCC report warns Mumbai's administrators that frequent sea level events due to the climate change coupled with the trends in the coastal development will increase the annual flood damages by 2 to 3 times in 2100. तो नेक्स्ट सेंचुरी में मुंबई सबसे ज़्यादा प्रोन रहेगा जहाँ पे ये फ्लड्स वाली सिचुएशन जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। एक तो इतना अर्बन डेवलपमेंट वहाँ पे करा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंग्रोव्स भी बहुत सारे इफेक्ट हुए होंगे, तो फ्लड तो देखो वहाँ पे आने हैं। बे ऑफ बंगाल बहुत वेल प्रोटेक्टेड है मैंग्रोव्स की वजह से, लेकिन वही सेम सिचुएशन आपका मुंबई में नहीं देखी जाती है, ठीक है। अब देखो मुंबई का केस यहाँ पे एक है कि मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप यहाँ पे करा गया था, ठीक है, तो उसका क्रिटिसिज्म यहाँ पे है। The research indicates the anthropogenic climate change will inundate sections of Mumbai by 2050. Mumbai, ग्वांगझू, जकार्ता, मियामी, मनीला, देखो जकार्ता को तो यहाँ पे शिफ्ट ही कर दिया है कैपिटल को इंडोनेशिया की, ठीक है, दूसरा आइलैंड पे, बॉर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली 2030 तक क्या होगा कि ये डूब जाएगा जकार्ता क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनमें मुंबई भी आता है, ठीक है। डिस्पाइट द नीड फॉर एक्शन, द सिटी इज़ इग्नोरिंग क्लाइमेट adaptation programs and Mumbai's coastal road project is an example. तो ये देखो, ये रोड देख रहे हो ना, ये सीधे सीधे कोस्ट के पास यहाँ पे डेवलप कर दिए इन्होंने। कभी भी यहाँ पे बाढ़ आएगी, फिर मुंबई में बारिश भी ज़्यादा होती है, बाढ़ भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे फ्लडिंग जो है वो बढ़ेगी ही। तो ये पूरा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मैंग्रोव्स प्लांट करने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे अर्बनाइजेशन करा जा रहा है, उसको इग्नोर करा जा रहा है। रिपोर्ट्स आईपीसीसी की कंटिन्यूसली वार्न कर रही है कि मुंबई जो है वो यहाँ पे थ्रेटेंड लिस्ट में है, उसके बाद भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो द 29.2 kilometer long Mumbai's coastal road project, recently stalled by Bombay High Court, is being constructed on 90 hectares of the reclaimed land prone to flooding and frequent tidal inundation. तो ये ऐसा एरिया है जो पूरा फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है, और वो भी कौन सा, टाइडल फ्लड। यहाँ पे सी वेव्स जो हैं वो बहुत वल्नरेबली आएंगी। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 11,300 करोड़, ठीक है, और जो कि यहाँ पे सिर्फ 2% पॉपुलेशन को सर्व करेगा। एंड द पॉपुलेशन एंड द प्रोजेक्ट विल एक्सटेंड tens of meters into the sea. 1,000 mangrove trees which act as a natural storm flood stop barrier will be cut for this project. तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि भाई जो भी नेचुरल मैंग्रोव्स हैं उसको इन्होंने कट किया। कई बारी देखो वो मेट्रो वाला प्रोजेक्ट था, उसमें भी आपको जो पेड़ थे उनको हटाने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसको वहाँ पे
रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी कि भाई हम दोबारा से उसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में भी समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 साल में पेड़ ग्रो कर गया, तो वो भी इकोलॉजिकल डैमेज कुछ हद तक तो पहुंचाता है, ठीक है। तो ये डिबेट है कि भाई यहाँ पे आपका डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कितना ये बैलेंस जो है वो देखा जाना चाहिए, ठीक है। So ecological and economic damage, it will exacerbate the flood situations, tidal patterns, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनको देख लेना बस। मेन इसका क्रक्स ये है कि भाई मैंग्रोव को डिप्लीट करके